नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है परिसंचरण तंत्र। तो इसमें हम आपको पहले ही बता देते हैं कि हम घटना चक्र कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक हो जाती है। इसको कवर करके आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं हम आज का मोटिवेशनल थॉट। आपके हालात चाहे जैसे हों, बस डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टे आम भी मीठे आम में बदल जाते हैं। आपको आपके समाज में कुछ भी आपको बातें सुनने के लिए पड़ रही हो, आपको किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपसे कोई कैसी भी बात बोले, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है और अपनी मेहनत को आगे करते रहना है। अपने लक्ष्य पर बिल्कुल अडिग होकर डटे रहना है। चलिए, तो बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। चैप्टर 5 है और आज के चैप्टर का नेम है परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र में हमें पढ़ना है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के चैप्टर का नेम है परिसंचरण तंत्र। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम नोट्स कवर करेंगे, इसके बाद हम एमसीक्यूज इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। तो हमारे चैप्टर का नेम है परिसंचरण तंत्र। यदि आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो पीछे जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोट्स कंप्लीट करेंगे, इसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। रक्त परिसंचरण तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों यथा हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिनियों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट है, मानव हृदय छाती के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। नेक्स्ट, पेशीय ऊतकों का बना यह अंग एक आवरण द्वारा घिरा होता है, जिसे हृदय आवरण कहते हैं। इसमें पेरिकार्डियल द्रव्य भरा होता है, जो हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्षों को दायां तथा बायां आलिंद कहते हैं, जबकि 2 निचले कक्षों को दायां एवं बायां निलय कहते हैं। एक सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट, सामान्यतया मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदयी चक्र होता है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना है। हृदय से रक्त वाहिनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को जाता है तथा वहां से शिराओं के द्वारा वापस आता है। नेक्स्ट, शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय में आता है। हृदय इस रक्त को धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है। शरीर के विभिन्न भागों द्वारा रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त होता है और अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त शिराओं द्वारा फिर हृदय की ओर आता है। हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पुनः फेफड़ों में भेजता है। इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। वयस्क मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रक्त होता है। नॉर्मल व्यक्ति के अंदर कितना रक्त रहता है? 5 से 6 लीटर। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में लगभग 1 लीटर रक्त कम होता है। रक्त के 2 प्रमुख भाग होते हैं, प्लाज्मा तथा दूसरा रक्त कणिकाएं या रुधिराणु। कुल रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा तथा शेष 45% भाग रुधिराणु होते हैं। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं,
लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% जल तथा शेष 8 से 9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रुधिराणु केवल कशेरुकियों के रुधिर में पाए जाते हैं और कुल रुधिर का लगभग 40% भाग बनाते हैं। रुधिराणु का लगभग 90% भाग लाल रुधिराणु होते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। इन्हें वीर सिपाही या सैनिक की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। तो रोगों से रक्षा कौन करती है? श्वेत रक्त कणिकाएं। प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान रक्त का थक्का बनाने में होता है। जब हमें कोई चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का प्लेटलेट्स के द्वारा ही जल्दी जल्दी बनाया जाता है। नेक्स्ट है एक सामान्य मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीलीटर रक्त। स्त्रियों में कुछ कम होती हैं लेकिन लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं लगभग 5000 से 11000 प्रति घन मिलीलीटर होती हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स तथा सबसे कम बेसोफिल्स होती हैं। आकार में सबसे बड़ी WBC मोनोसाइटस है। आकार में सबसे बड़ी WBC मोनोसाइटस है। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर रक्त होती है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में विकसित होती हैं। इनका जीवन काल 120 दिनों का होता है। तिल्ली या जिसे प्लीहा भी कहते हैं, प्लीहा पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, कणिकामय तथा कणिका विहीन तथा एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स तथा न्यूट्रोफिल्स कणिकामय श्वेत रुधिराणु हैं, जबकि लिम्फोसाइटस तथा मोनोसाइटस कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु हैं। लिम्फोसाइटस का निर्माण अस्थि मज्जा तथा थाइमस ग्रंथि में होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति ल्यूकेमिया कहलाती है। इसे रक्त कैंसर भी कहते हैं। यहाँ पर हम आप लोगों को थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक हार्ट है, इसमें ये 4 भागों में डिवाइड रहता है। तो यहाँ पर ये आलिंद होता है, ये दायां आलिंद होता है और ये बायां आलिंद होता है। ये दायां निलय होता है और ये बायां निलय होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको आगे का समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर 4 पार्ट डिवाइड हैं। यहाँ बीच में त्रिबलीय कपाट पाए जाते हैं जिसके माध्यम से यहाँ पर आगे बढ़ता है रक्त। तो देखिए अब हम स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये दायां निलय आलिंद है, ये दायां निलय है, ये बायां आलिंद है और ये बायां निलय है। इसमें पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दायां आलिंद है, दायां आलिंद से हृदय इस तरफ की ओर यहाँ पर रक्त आता है। जब यहाँ पर रक्त आता है तो यहाँ से रक्त कहाँ जाता है? फेफड़ों में। यहाँ से रक्त आता है, फिर यहाँ पर ऊपर चला जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए। फिर यहाँ से रक्त आता है यहाँ पर, फिर इसके बाद यहाँ से रक्त आया यहाँ पर और इसके बाद यहाँ से निकलकर रक्त जाएगा और पार्ट्स में।
पूरे शरीर में घूमता है, फिर यहाँ पर पूरी बॉडी में रक्त जाता है। यहाँ से फिर जब जो भी अशुद्ध रक्त होता है तो उसको फिर यहाँ से जाकर यहाँ पर फिर से हृदय में डाल दिया जाता है। तो आपको कुछ समझ में आया? हृदय ये फेफड़े हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया? सबसे पहले ये रक्त निकला यहाँ से कहाँ गया? यहाँ पे आया, फिर यहाँ से गया ऊपर फेफड़ों के पास, फेफड़ों से आया नीचे, फिर यहाँ से पूरे बॉडी में गया, पूरे बॉडी में जाकर पूरी बॉडी से निकला, फिर से कहाँ गया? फिर हृदय में पहुँच गया। तो इस प्रोसेस में यहाँ पर रक्त परिसंचरण करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। रक्त ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्न्याशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इस हार्मोन की कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जिससे मधुमेह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव का रक्तदाब बढ़ जाता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120 से 80 होता है। नेक्स्ट है धमनियों में रक्तदाब की दो अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्राकुचन दाब, दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। सामान्य तौर पर प्राकुचन दाब 120 मिलीलीटर Hg तथा प्रसारण दाब 80 मिलीलीटर Hg होता है। रक्तदाब को डॉक्टर स्पिग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, रक्त को किससे मापते हैं? ब्लड प्रेशर को स्पिग्नोमैनोमीटर से। 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूहों ए, बी, AB तथा O की खोज की। नेक्स्ट है, बाद में लैंडस्टीनर एवं वीनर द्वारा रीसस बंदर के रक्त में RH फैक्टर की खोज की गई। लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है, जिसे एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एंटीजन A, एंटीजन B। एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा पाई जाती है, जिसे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, पहला एंटीबॉडी, दूसरा एंटीबॉडी B। एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी B। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मानव रुधिर। ये मानव रुधिर दिया गया है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक को प्लाज्मा में, दूसरे को रुधिर अणु में। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55%। और रुधिराणु कितने परसेंट होते हैं? 45%। तो यहाँ पर प्लाज्मा में क्या क्या उपस्थित होता है? प्लाज्मा में होता है जल 91%, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। तो ये 3 चीज़ें प्लाज्मा में उपस्थित होती हैं 55% में। नेक्स्ट जो रह जाता है 45%, तो उसमें रहते हैं प्लेटलेट्स, लाल रुधिराणु और श्वेत रुधिराणु। लाल रुधिराणु को RBC कहते हैं और श्वेत रुधिराणु को WBC। तो यहाँ पर इनको भी डिवाइड किया जाता है। तो कैसे डिवाइड करते हैं आगे देख लेते हैं। श्वेत रुधिराणु को मतलब कि WBC को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्वेत रुधिराणु को कैसे डिवाइड करते हैं। कणिकामय श्वेत रुधिराणु और कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु। तो यहाँ पर कणिकामय श्वेत रुधिराणु को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और कणिका विहीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके कणिकामय श्वेत रुधिराणु में दिया जाता है इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ पर दिया जाता है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होते हैं। नेक्स्ट है रुधिर वर्ग ए। रुधिर वर्ग ए में एंटीजन A,
व एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है, जबकि रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है। रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन ए व ए बी दोनों उपस्थित होते हैं। एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं, परंतु एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, जबकि रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन अनुपस्थित परंतु एंटीबॉडी ए व बी दोनों उपस्थित होते हैं। रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही तथा रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता कहते हैं। ए बी सबसे ले सकता है ब्लड और ओ सबको दे सकता है ब्लड। नेक्स्ट है, किसी शरीर में बाहर से रक्त चढ़ाने में रक्त समूह का विशेष महत्व होता है, जिसे निम्न चार्ट के अनुसार चढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर रक्तदाता समूह है जो दे रहे हैं और यहाँ पर प्राप्त करने वाले समूह हैं। तो ए किसको दे सकता है? ए दे सकता है ए को और ए बी को। नेक्स्ट, बी किसे दे सकता है? ए को नहीं दे सकता है और बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। और ए बी किसको दे सकता है? ए बी सिर्फ ए बी को दे सकता है और किसी को नहीं। और ओ किसको दे सकता है? ओ सभी को दे सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों ग्रुप में कुछ विशेषता दिख रही है। ये सिर्फ अपने आप को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता है, और ये वाला ओ वाला हर किसी को दे सकता है। इसीलिए इसको सर्वग्राही कहते हैं और इसको सर्वदाता कहते हैं, क्योंकि ये ए बी पॉजिटिव हर किसी से ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट है, वर्नस्टीन के अनुसार ए बी और ओ रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण है। जनक माता पिता के रुधिर वर्ग का उनके संतानों में प्रकटन निम्न चार्ट के अनुसार होता है। तो इसको आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर माता पिता दोनों का यदि ओ पॉजिटिव हो तो संभव है कि संतान भी ओ पॉजिटिव होगी, और असंभव है क्या कि उनमें उनके बच्चों में ए बी और ए बी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, ये असंभव है। इसी तरीके से आप यहाँ पर माता पिता के हिसाब से यहाँ पर बच्चों के ब्लड ग्रुप के बारे में पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है, अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 72 टाइम्स। और ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2000 में और उत्तराखंड पीसीएस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार होती है। वृद्ध में यह कम, जबकि बच्चों में यह सबसे तेज होती है। हमारा हृदय प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है। हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदयी चक्र होता है। हृदय स्पंदन की दर स्टेथोस्कोप के द्वारा मापी जाती है, जिसमें रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा पहुंचती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। ये क्वेश्चन आरएएस आरटीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, हृदय कब आराम करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 धड़कनों के बीच। वैसे तो बिल्कुल पूरी तरह से आराम करता है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और बीच में 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। नॉर्मली 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट और एग्जामिनेशन 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हृदय एक मांसल तंत्र है। सामान्यतया यह वयस्क मनुष्य में 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है।
दो संकुचनों के बीच का काल विश्राम अथवा स्थिलन काल कहलाता है। इसमें संकुचन के दौरान आगे बढ़ा हुआ रक्त जब धमनियों के रिक्ति स्थान में प्रवेश पाता है, तब धमनी की दीवार और रक्त में संघर्ष होता है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है। अतः हृदय के दो संकुचनों के बीच धमनियों में जो रक्त भार रहता है उसे विश्रामकालीन रक्तचाप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टांगों में दर्द। और ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाह में दर्द तथा झंझनाहट इत्यादि लक्षण हृदयघात या हृदय रोग से संबंधित है, जबकि टांगों में दर्द होना हृदयघात से संबंधित नहीं है। मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, स्थानबद्ध जीवन शैली, वसायुक्त आहार इत्यादि इस रोग के प्रमुख कारण होते हैं। इसके उपचार हेतु रुधिर स्कंदरोधी औषधियों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन हम कल कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।